Hello everyone, I hope you all are well. So today we are going to deal with the midwifery and obstetrics and gynecology, OBG nursing, preliminary 2, the Mahabal preliminary classes according to the latest syllabus semester based. So today we will going to deal with the unit first introduction to midwifery जो कि इसका second topic है current scenario trends of midwifery care in India. इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि क्या क्या चेंजेज हुए मिडवाइफरी में इंडिया में शुरू से लेके अभी तक। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है कि इन आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स डेज एंड untrained woman neighbor relative or friend deliver most babies at home। तो जब हमारी मम्मी या फिर हमारी ग्रैंड मदर के टाइम पे जितने भी अनट्रेन्ड वुमेन होते थे या हमारे नेबर्स होते थे, कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो ही घर पे बेबीज को डिलीवर कर देते थे। लेकिन ये चेंज जो है वो स्टार्ट हुआ 29th सेंचुरी से व्हेन पार्चुरेशन मूव्ड इनटू हॉस्पिटल सेटिंग। पार्चुरेशन का मतलब होता है जो चाइल्ड बर्थ होता है या जो डिलीवरी वाली प्रोसेस है उसे हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं। 29th सेंचुरी के बाद ये हॉस्पिटल में सेटिंग में ये होने लगे। देन एट दैट पॉइंट चाइल्ड बेयरिंग बिकम फार फ्रॉम अ फैमिली अफेयर। तो इसका मतलब है कि जो चाइल्ड बेयरिंग और जो चाइल्ड पार्चुरेशन का प्रोसेस है वो एक तरीके से फैमिली से थोड़ा दूर हो गया कि जो अनट्रेन्ड वुमेन थे या नेबर थे वो फिर डिलीवरी नहीं करा सकते थे क्योंकि जो पेशेंट था वो हॉस्पिटल सेटिंग में चले जाता था। तो इसके बाद जो चेंज हुआ, द मदर एंड न्यू बॉर्न रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली फॉर अ वीक टू 10 डेज। और जो हॉस्पिटल का स्टे रहता था कि जब तक मदर एडमिट है फिर बच्चा डिलीवर हो गया है और उसके बाद 1 वीक या 10 दिन लग जाते थे और वो लोग फैमिली से अलग रहते थे हॉस्पिटल में। सो नर्सिंग वॉज सेपरेटेड into 3 specialties with one nurse caring for the mother during labor and delivery, another handling postpartum mother and third caring for the baby। तो इसमें जो नर्सेज हुई वो स्पेशली जो पहले थे 3 स्पेशलिटीज में डिवाइड हुई। एक तो कि मदर जो लेबर है उसमें केयर करेंगी और दूसरा डिलीवरी के टाइम पे उसको हैंडल करेंगे जो मदर है और फिर पोस्टपार्टम मदर को भी देखेंगे और इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें बेबी को देखना है कि आफ्टर डिलीवरी बेबी की कंडीशन कैसी है। फिर 1960s में focus the change from the person giving care to the recipient। With that change came a change in terminology and obstetrical care become maternity care। इसमें भी क्योंकि ये मदर और बेबी दोनों को ही फोकस करते हैं उनकी केयर के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, और जो obstetrics केयर था फिर उसका नाम जो चेंज होके ऑब्स्टेट्रिक केयर को मिडवाइफरी केयर भी कहने लगे। 1940s rooming in concept was devised। The advantage of the system include a reduction in neonatal infection from cross contamination, increased confidence and independence for the mother and greater breastfeeding success। तो 1940 में फिर कॉन्सेप्ट आया रूमिंग इन। रूमिंग इन में जो बच्चा है वो मदर के पास रखते हैं और जनरली इनसे इंटरेक्शन भी बढ़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी इंक्रीज होता है और जो न्यूनेट में इन्फेक्शन रहता है वो भी एक तरीके से रिड्यूस रहता है। Next, WHO offered definition of maternity care। The object of maternity care is to ensure that every expectant and nursing mother maintain good health, learns the art of child care, has a normal delivery and bear healthy children। फिर WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि जो मैटरनिटी केयर है उसमें जितने भी
हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो मदर की भी और बच्चे की भी। ये प्रोग्राम में था कि इसको ज़्यादातर देखना है उन्हें, और जो नॉर्मल डिलीवरी है, हेल्दी चिल्ड्रन है, वो बॉर्न है कि नहीं है, वो स्किल्स सीखनी है। नेक्स्ट, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें चेंजेज कैसे आया, कैसे ट्रेंड्स चेंज हुए नए नए। और फर्स्ट तो चेंज था चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन फैमिली लाइफस्टाइल, as it has altered healthcare priorities for maternal and child health nurses. Today's client advocacy and increased focus on health education and new nursing role are ways in which nurses have adapted to these changes. अब आजकल क्या है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, वेरिएशंस हैं, और जो फैमिली लाइफ स्टाइल है, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। सबके अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, और जो रोल्स हैं वो भी अलग हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग रोल है वो भी एडॉप्ट किया नर्सेज ने। और जो फोकस था हेल्थ एजुकेशन का, कि जो क्लाइंट है उसको और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, मैनेजमेंट उसका हेल्दी रख सकते हैं। देन कॉस्ट कंटेमिनेंट, cost containment refers to systems of healthcare delivery that focus on reducing the cost of healthcare by closely monitoring the cost of personal use and brands of supplies, length of hospital stay, number of procedures carried out, and number of referral requests. अब ये cost containment क्या है? इसका मतलब कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसको ये भी फोकस करना है कि जो हेल्थ पे कॉस्ट लग रही है वो भी रिड्यूस हो। क्योंकि अगर हेल्थ पे ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो हर कोई उसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो हेल्थ केयर होनी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए, और जो उसका कॉस्ट है वो भी थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए। तो इसमें ये देखा गया कि कौन कौन से ब्रांड से सप्लाईज आते हैं, और जो पेशेंट है उसका हॉस्पिटल स्टे कितना है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। और नंबर ऑफ प्रोसीजर, अगर कोई वैसे रिलीवेंट ही प्रोसीजर होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर है जो नहीं भी चाहिए पेशेंट के लिए, तो उससे भी क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ेगा। और अगर रिफरल क्वालिटी ज़्यादा है तो उससे भी कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी एक टाइप के जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उन्होंने देखा। एंड इसके बाद जो एक्सपेंडेड रोल्स हैं, increasing nursing responsibility for assessment and professional judgment, and providing expanded role for nurse practitioners such as the nurse midwives। इसमें बहुत सारे एक्सपेंडेड रोल भी है नर्सिंग के, और इसमें मेनली उन्होंने ये असेसमेंट और प्रोफेशनल जजमेंट के लिए और जो रोल्स है नर्स प्रैक्टिशनर का, जैसे कि नर्स मिडवाइफरी भी एक उसमें रोल आता है, तो उसको ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं उसको भी देखा गया। नेक्स्ट, फैमिली सेंटर्ड, more natural childbirth environment where partners, family members may remain in a home-like environment and participate in the childbirth experience। अब क्योंकि ये फैमिली सेंटर्ड होना चाहिए, कि जो जब चाइल्ड बर्थ है तो वहाँ पे फैमिली भी हॉस्पिटल में ये है कि काम कर रही है, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रही है। तो एक इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि जो फैमिलियर होता है वुमेन के लिए भी, और एक फैमिली मेंबर्स उसका इन्वायरमेंट पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ये है कि उससे जो एक तो पार्टिसिपेट करेंगे वो कोई भी एक्टिविटी है, और जो प्रोसीजर हैं उनमें जैसे कि बहुत सारी बिलिंग या फिर कोई नीड है पेशेंट को, तो वो सब चीज़ें भी वो कर सकते हैं, और पेशेंट को भी ये लग सकता है कि हाँ, क्योंकि उसकी फैमिली होगी तो वो कंफर्ट फील कर सकते हैं। By adopting a view of pregnancy, childbirth as a family event,
nurses can be instrumental in including family members in care and consult family members about a plan of care and provide clear health teaching so that family members can monitor their own care. अब क्योंकि ये जो मदर और बेबी है, इसको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि दोनों की केयर जब होगी तो दोनों ही हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए फैमिली एक बहुत ही कंसर्न है कि अगर फैमिली सपोर्टिव है या जो फैमिली है उसमें हेल्थ एजुकेशन प्रॉपरली दिया गया है, हेल्थ टीचिंग, और वो मॉनिटर भी कर सकते हैं अपने फैमिली को कि केयर में या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी उन्हें दिखती है तो वो बता सकते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो इस फैमिली का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चेंज हुआ। और नेक्स्ट है मैटरनली केयर टूडेज एज हैज enhanced to the family centered care. Definition of health include physical, social, psychological and economic dimension. Family centered approach is basic unit of society, thus emphasis on this aspect is must then foster family unity. Integration and bonding takes high priority and much anticipatory counseling is offered. और आजकल मैटरनिटी केयर हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि सारी जो फैमिली है उसको फोकस करना है मैटरनल हेल्थ पे भी और जो न्यूबॉर्न है उसकी हेल्थ में भी। क्योंकि जो हमारा हेल्थ का डेफिनेशन है वो भी यही है कि फिजिकली तो फिट रहना है, सोशली भी फिट रहना है, और जो साइकोलॉजिकली इकोनॉमिक डायमेंशन इन सब में भी फिट रहना है। तो जो हमारे सोशल इंटरेक्शन होते हैं, साइकोलॉजिकल जो इमोशनल फीलिंग्स हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो सकती हैं। तो इसलिए फैमिली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्दी रहने के लिए, और ये वुमेन को भी बहुत सपोर्ट करते हैं अगर सपोर्टिव फैमिली है तो। Access to healthcare. Strong predictors of access to quality healthcare include having health insurance, a higher income level, and a regular primary care provider or other source of ongoing healthcare. Use of clinical preventive services such as early prenatal care can serve as indicator of access to quality health care services. Access to health care services means जो हेल्थ केयर क्वालिटी होती हैं वो कुछ भी हम बना रहे हैं तो वो असेसेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो असेसेबल लोगों तक नहीं है तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। तो जितने भी ये जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ केयर्स होते हैं, और इनमें क्या होता है कि रेगुलर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर तो होना ही होना चाहिए, और ये रेगुलरली हेल्थ केयर सिस्टम चलते रहना चाहिए। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं जिससे कि पता चल सकता है कि जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है वो कैसी कैसी चल रही है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड टू मेजर प्रोग्रेस इन दिस एरिया आर, क्योंकि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम तो हेल्थ केयर दे रही है बट वो असेस है कि नहीं है, इसके लिए बहुत सारे मेजर्स हुए गए। तो इसमें इंक्रीज द proportion of person with health insurance, increase the proportion of person who have a specific source of ongoing care, increase the proportion of pregnant women who being prenatal care in the first trimester of pregnancy। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव थे हेल्थ केयर एसेस के वो ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि जो है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोपोर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं पर्सन के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि इसमें स्पेसिफिक कौन ऑन गोइंग केयर कर रहा है, चाहे वो नर्सेज हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिन्हें कि होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि जो वुमेन है उसको पहले से ही प्रीनेटल केयर से ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से ही क्या करना है, देखभाल करना है। नेक्स्ट, शॉर्टनिंग हॉस्पिटल स्टे, अर्ली डिस्चार्ज। Women who have preterm labor stay in the hospital while labor is
halted, and then are allowed to return home on medication with continue monitoring. अब आजकल जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें कि जो वुमेन है वो उसका ज़्यादातर ऐसे नहीं होता कि वो 1 वीक के लिए या 10 डेज के लिए हॉस्पिटल में है। तो उन आजकल जितने भी वुमेन्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी 2-3 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में रहते हैं, और जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी बहुत शॉर्ट हो गया है। Routine hospital stay for mother and newborns after an uncomplicated birth is now 2 days or less. तो जो हॉस्पिटल स्टे है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड बर्थ है कि वो बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मदर भी सही है, तो उसके लिए सिर्फ स्टे जो होगा वो 2 डेज का होगा. बट short term hospital stay requires intensive health teaching by the nursing staff and follow up by home केयर और कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस. इसमें जो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल स्टे है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हेल्थ टीचिंग देनी है, नर्सिंग स्टाफ उसको हेल्थ टीचिंग दे रही है, और उसको ये भी देना है कि उसको रेगुलर फॉलो अप भी करना है. एक तो होम केयर पे कर सकते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस से भी फॉलो अप कर सकते हैं. देन इन अर्लियर डेज वुमेन वेयर हॉस्पिटलाइज्ड for longer duration and physical activity was increased very gradually. इसमें जो पहले से लोग वुमेन्स एडमिट रहती थी हॉस्पिटल में तो उनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा भी रहता था, और फिर उसके बाद ओवर द ईयर्स नाउ हाउएवर हेल्थ केयर पर्सनल have realized that early return to normal activities is the best course for uncomplicated birth. तो इसमें ये उन्होंने रियलाइज किया हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने कि जो ईजली डिस्चार्ज हो रही हैं और जल्दी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रही हैं वो बहुत ही बेस्ट है जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड बर्थ वाली वुमेन है. Next, increased use of alternative treatment mode. The field of assisted reproductive in vitro fertilization, seeking information on the internet and monitoring fetal heart rates by Doppler ultrasonography are अनदर एग्जाम्पल्स. तो अब बहुत सारी अल्टरनेटिव मेथड्स भी इसमें जो ओपीजी में यूज़ हो गए हैं, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्शन आता है, उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आती है, और इसमें ये हम देख सकते हैं कि फीटल मॉनिटरिंग कैसी है, अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है कोई. तो ये सब एक एग्जाम्पल है जिससे कि अदर अल्टरनेटिव मोड्स भी ट्रीटमेंट में यूज़ किए जा सकते हैं. तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी. Next, in addition to learning these technologies, maternal and child health nurses must be able to explain their use and their advantage to clients. Otherwise, clients may find new technology more frightening than helpful them. तो इस टेक्नोलॉजी को अगर जो नर्सेज हैं उनको पता है तो वो मदर और बच्चे की हेल्थ के लिए उसको पहले एक्सप्लेन भी करेंगी और उनको एडवांटेज भी बताएंगी, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है, हो सकता है कभी कभी जो क्लाइंट है वो डर जाए, तो इसलिए सबसे पहले हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, उसके कॉजेज़ क्यों हम दे रहे हैं या उसके एडवांटेज क्या हैं. तो ये सब भी इसमें भी हमें बताना पड़ता है. और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, आजकल अभी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ही चल रहा है ये, तो इस बहुत सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आए हैं. तो इसमें भी हम देखते हैं कि एज द टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड and increasingly sophisticated computers in today's world, it has become necessary for the nurses personnel to have thorough knowledge of the new technology being used. तो ये यहाँ पे नर्सेज को बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, और उसमें जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी उन्हें आनी चाहिए, या स्किल्स अगर कुछ हैं तो वो भी नर्सेज को कॉम्पिटेंट रहना चाहिए उसमें भी. Then due to this advancement, the hand-on care of the client is reduced, so also is the quality nursing care. Today, fetal monitoring has progressed
From the use of fetoscope to electronic fetal monitors, it can be used both directly and indirectly. अभी जो एडवांसमेंट आते जा रहे हैं क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को भी बता रहे हैं, तो आजकल जब हम फीटल मॉनिटरिंग करते हैं तो उसमें पहले से फीटोस्कोप हम यूज़ करते थे, पर आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर्स भी यूज हो गए हैं जिससे कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. Then experts believe that in coming years, births are going to be high tech innovations resulting in low perinatal mortality and morbidity. क्योंकि अगर हेल्थ केयर क्वालिटी को हम बढ़ा रहे हैं और इनोवेशंस कर रहे हैं और हेल्थ केयर जो एक सिस्टम है उसको भी हम असेसिबल कर रहे हैं कि हर एक पर्सन को रीच आउट हो, वो भी उसका बेनिफिट ले पाए, तो ये सारी चेंजेस से एक लो प्रीनेटल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट होगा. और इन फ्यूचर there are challenges for the nurses as they will provide care in the world high technology. और आगे भी अभी चेंजेस भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो उससे ये नर्सेस को भी एक केयर मिल सकती है जो हाई टेक्नोलॉजी में वो करें. इंक्रीज कॉस्ट. As the high and sophisticated technology is being introduced into today's world, the costs are also increasing. क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा खर्चा होगा, तो इससे जो कॉस्ट होगी वो भी आजकल क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. For the procedures such as ultrasound, fetal monitoring, etc., the couple has to pay good amount of money. Gradually, obstetrics care is becoming a business for the care providers. Means कि आजकल क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं, उसी में जो पेशेंट है उसका पैसे लग जाते हैं. तो ऐसे ही है जो वुमेन है और तो अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा, फिर फीटल मॉनिटरिंग है, तो जो कपल्स हैं या जो फैमिली है वुमेन की उसको भी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ बिल उसको जमा करना पड़ेगा. तो ये आजकल एक बहुत कॉस्ट जो होती है हेल्थ केयर की वो इंक्रीज होते जा रही है. Changing patterns. There are increasing number of working women. As early marriage practice still continue, both and the older and younger mothers faces increased risk of complication during pregnancy such as preterm delivery, low birth weight, LWB और many more. So आजकल क्या है कि चेंजिंग पैटर्न भी हो गया है. कैसे? क्योंकि जो वर्किंग वूमेन है वो ज़्यादा हो गई है, लेकिन आजकल भी ऐसा है कि कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि जो अर्ली मैरिज प्रैक्टिस है वो अभी भी कंटिन्यू है, बट ओल्डर यंग मदर्स भी हैं. तो ये जो फेज है इसमें क्या है, एक इंक्रीज रिस्क रहता है कॉम्प्लिकेशन का. तो प्रेगनेंसी में भी प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है और लो बर्थ वेट भी हो सकते हैं बेबी. अब इंक्रीज प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स. The problems of society are reflected in risk. Among them are AIDS in mothers and newborn. Low birth weight account for about 30 to 40 of lives birth is developing countries. In addition to maternal age, risk factors of low birth weight include mother's medical history, past pregnancy, socio-economic status and prenatal care. तो जो पेरीनेटल रिस्क फैक्टर है वो भी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम्स ही है जो रिफ्लेक्ट करती है रिस्क वुमेन के लिए भी बच्चे के लिए भी. तो जैसे कि जो एड्स है अगर वो वुमेन में है तो उसमें बहुत ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे में भी वो उसका टेस्ट कराया जाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. और डेवलपिंग कंट्रीज में एक आते कि 30 to 40% की आते कि लो बर्थ वेट बेबीज हैं. तो अब इसमें ये बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं कि मैटरनल एज डिपेंड करता है कि अगर कम एज में शादी हुई है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी एज ज़्यादा है, और बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो लो बर्थ वेट को इंक्लूड करते हैं. जैसे कि अगर मदर की कोई मेडिकल हिस्ट्री है या कोई पास्ट प्रेगनेंसी है और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है और उसकी प्री नेटल केयर कैसे हुई है.
राइजिंग सिजेरियन बर्थ रेट, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि जो भी डिलीवरी हो रही है वो सिजेरियन से ही हो रही है। तो विद द यूज़ ऑफ फीटल मॉनिटरिंग एंड अल्ट्रासाउंड फॉर प्रीनेटल मॉनिटरिंग एंड अल्ट्रासाउंड फॉर prenatal evaluation of fetal condition has become and increased the rate of cesarean birth rate। आजकल जो फीटल मॉनिटर चेक कर ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से देख रहे हैं फीटल की कंडीशन को, और इससे फिर क्या हो रहा है, जो सिजेरियन रेट है वो बढ़ रहा है। Increasing the number of intensive care units. Over past 20 years, care of infant and children has become extremely technical. Many infants nowadays are born with the low birth weight and who are ill. Such infants are transferred to NICU. For this, the opportunities for advanced practitioners has also been increased। अभी आजकल बहुत सारे ऐसे फील्ड्स आ गए हैं, स्पेशलिटी आ गए हैं, डिपार्टमेंट्स आ गए जहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये जो पास्ट 20 ईयर्स हैं उसमें बहुत सारे, जैसे कि इन्फेंट है या चिल्ड्रंस हैं, उनमें जो टेक्निकल जो केसेस है वो बहुत सारे टेक्निकली डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि जो नर्सेज हैं वो प्रैक्टिस कर सकें। तो उसको हम एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज भी बोल सकते हैं, जो एनआईसीयू में वर्क करते हैं, आईसीयूज में वर्क करते हैं। और ये जो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो लो बर्थ वेट वेट बेबी होते हैं या लो इल होते हैं बर्थ से ही, तो उसको एडवांस केयर की नीड होती है। और ये नर्सेज को भी सीखना होगा, कॉम्पिटेंट रहना होगा कि जो एडवांस केयर है वो कैसे कैसे प्रोवाइड कर सके। रोल ऑफ फादर, अभी आजकल क्योंकि ये चेंज होता रह रहा है सिनेरियो पे, तो फादर का भी इसमें रोल है कि विथ इंक्रीज सोसाइटल एम्फेसाइज ऑन शेयर्ड पेरेंटिंग एंड द रिकॉग्निशन ऑफ parental bonding, many fathers are active in caregiving and enjoy the closeness it brings। बहुत सारी सोसाइटी का ऐसे इम्फेसाइज हुआ, और जो पेरेंटिंग है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो मैन ही करे, फादर भी अच्छे से केयर कर सकते हैं बेबी की। तो इससे क्या होता है कि जो बेबी है, फादर है, वो उसमें भी बॉन्डिंग अच्छे से आ जाती है, और फादर भी केयर कर सकता है और इंजॉय कर सकता है जो क्लोजनेस है। The involved father as present, accessible, available, understanding, willing to learn about the pregnancy। और जो भी willing है या फिर जिसको भी कोई डाउट है और जो ऐसे पूछते हैं उसके क्वेश्चंस को भी नर्सेज को देना चाहिए, और उनको मोटिवेट भी करना चाहिए कि उन्हें भी जो भी केयर है उसमें अपना योगदान देना चाहिए। Next, psychological support during labor. Mother will experience physical sensation, discomfort to severe pain. Mother can be helped with this by receiving adequate care, timely information, comfort, support and reassurance during labor and birth। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मदर है जो उसको बहुत पेन फील हो रहा है, और उसको जो कैसे कैसे उसको सपोर्ट हम दे सकते हैं साइकोलॉजिकली, जिससे कि वो एक थोड़ा डाइवर्शनल भी हो और उसको भी लगे कि हाँ जो भी है हमारे साथ वो हेल्प के लिए ही है, वो हमें कंफर्ट फील करा रहा है, सपोर्ट कर रहा है और रीएश्योर कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव फील करेगी। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन रिस्पेक्ट एंड courtesy whenever possible by explaining what are going to do and why, and by being courteous to her and her family। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, कि कैसे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी उसकी, अगर कोई भी क्वेरी उनको है या फैमिली को है, हस्बैंड को है, वो भी सब वुमेन के अटेंडर्स को बताना होगा। पेनलेस डिलीवरी, अब पेनलेस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट भी अभी आ गया है कि इसके अंदर क्या आता है कि एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं, और ये जो इंजेक्शन है वो जो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट में जो एनेस्थियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके प्रेजेंस में ही लगा सकते हैं। और ये
पेन को रिलीव करेंगे जो लेबर टाइम पे होता है। और ये ज़्यादातर लोअर बैक पे लगाते हैं और इसमें जो प्लास्टिक ट्यूब होती है और जो ड्रग है वो जैसे स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलीज आउट होते हैं। और ये जो इंजेक्शन है वो हम सिर्फ एक ही बार लगा सकते हैं जब एक्टिव लेबर के 3 कॉन्ट्रैक्शन हो जाए 10 मिनट्स में। नेक्स्ट एपिड्यूरल जो होता है वो ऐसा नहीं कि हमेशा 100% पेन रिलीव हो ऐसे, बट सब्सटेंटली वो रिड्यूस करेगा पेन को और सेंसेशन के जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है। और ज़्यादातर जो अर्ली लेबर होते हैं जो पेन जहाँ पे कि मैनेज्ड हो जाता है कि नेचुरल मेथड से, जैसे कि वार्म शावर दे दें या मसाज दे दें या एक्सरसाइज थोड़ा करा दें वुमेन को, तो ये पहले अर्ली लेबर के मैनेजमेंट है नेचुरल मेथड। और इट रिलैक्स द वेजाइनल मसल एंड प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द बेबी टू डिसेंड। जो भी ये एक्टिविटी है उनसे ये एक रिलैक्स मिल सकता है वेजाइनल मसल्स को। एंड इट हेल्प अ वुमेन टू कोप बेटर विद द पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एंड एक्सॉशन। और जो भी ये चीज़ें हैं क्योंकि पेन है और वुमेन का हो सकता है जो अगर प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट ना हो तो वो बाद में वुमेन से पोस्टमार्टम डिप्रेशन या एग्जॉशन में भी जा सकते हैं। तो उसके अगर हेल्प है वुमेन को या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो अच्छे से काउंसिल करे वुमेन को, तो ये केसेस नहीं देखने को मिलेंगे आगे जाके कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वुमेन को, एग्जॉशन है। देन आता है रोबोटिक लेबर। Robots could eventually play integrated role in labor wards according to finding from computer science and artificial intelligence laboratory। तो अभी जो अभी हमारी सोसाइटी में या फिर जो हमारे एरा चल रहा है उसमें जो रोबोट्स हैं वो एक रोबोटिक नर्सिंग भी आया है। तो उसमें ये है कि जो रोबोट्स हैं उनको भी लेबर वार्ड या फिर जो अदर छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे जो रोबोट्स हैं वो सिंपल एक्शंस करते हैं जैसे कि डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन को या बट कैन दे अब, लेकिन ये नहीं है कि वो पेशेंट के नीड्स को समझ पाए या उनके डिसीजन को शेड्यूल कर पाए। बट ऐसा अगर जो नर्सेस हैं वो क्या कर सकती है, अगर कोई पेशेंट को क्वेरी है तो वो उसको बता सकती है या समझा सकती है। Next, robotic labor. Intelligence Laboratory used a robot that could learn from humans' schedulers to anticipate bed flow and suggest which nurse to assist to C section and other procedure। अभी ये भी रोबोटिक लेबर का ही, रोबोटिक नर्सिंग में ही कि जैसे ह्यूमन हैं जो शेड्यूल कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं नर्सेस को, तो ये भी लेबर के अकॉर्डिंग रोबोटिक नर्सिंग में आएगा। एंड द रिसर्चर हैव बीन वर्किंग फॉर पास्ट 2 years टू डिटरमाइन वेदर रोबोट्स कैन बी मोर than just helpful companions. While robots long have been used to perform small tasks such as delivering linen or medication, they are now taking on the higher level responsibility that इंक्लूड सर्जरी एंड डूइंग राउंड्स। तो ये बहुत सारे चेंजेस ऐसे है कि पहले तो छोटे छोटे टास्क करते थे रोबोट से, लेकिन अब ये देखते हैं कि आगे और क्या अच्छे से वो कर सकते हैं कि नहीं, जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं कि नहीं। देन ये इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट थर्ड प्रिलिमिनरी में आएगा। एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब and share this video, and more upcoming video will be on your screen if you just subscribe. Thank you so much.